एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये एक थ्योरम है जो कि वेक्टर्स की मदद से प्रूव करना है। बेटा सवाल में कहा जा रहा है यूजिंग वेक्टर्स इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स of a quadrilateral are congruent and parallel then it is a parallelogram। बेटा हमें एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ बनाना है। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं फोर साइडेड फिगर को। कहा यह जा रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर कोई डेटा गिवन नहीं है। सबसे पहले इनको ए बी सी डी कह रहे हैं हम। क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम को भी कहते हैं, स्क्वायर को भी कहते हैं, फोर साइडेड फिगर को कहते हैं। एक मिनट बेटा, इस सवाल में कोई डेटा गिवन नहीं है तो हमें यहाँ सपोजिशन करनी होगी। Let vector A, B, C and D are the position vectors of point A, B, C and D respectively। बेटा हम कह रहे हैं कि ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है। बेटा ए के पोजीशन वेक्टर को कहा जाता है ओ ए। यहाँ पर हम सपोजिशन हमेशा करेंगे थ्योरम के सवालात में। ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी, सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी, सी के बराबर है, और डी का पोजीशन वेक्टर ओ डी, डी के बराबर है। सवाल में गिवन कंडीशन क्या है आपने ये देखना है पहले तो। बेटा बात को ज़रा गौर से सब समझिएगा, कॉपी करने का टाइम दूंगा मैं आपको, पहले इन सवालात को आप समझें। बेटा इफ वाली कंडीशन गिवन कंडीशन होती है। इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम, पैरेलल है, सेम है और पैरेलल है, तो हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। कह रहे हैं कोई भी दो साइड्स हमें लेनी है जो कि ऑपोजिट साइड्स हों। आपकी मर्जी, आप कोई भी दो साइड्स ले सकते हैं। ए बी के ऑपोजिट डी सी है तो मैं ए बी वेक्टर के ऑपोजिट डी सी वेक्टर को सपोज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि गिवन कंडीशन है कि ये दोनों बराबर हैं। ये गिवन कंडीशन है। प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। बेटा सवाल बुक में भी लिखा हुआ, मैं इसको ऊपर कर रहा हूं। बेटा यहां पर हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये हमें प्रूफ करना है। बेटा अब करना क्या है, गिवन कंडीशन जो है इसकी मदद से प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। ए बी अगर डी सी के बराबर है तो हमें प्रूफ करना है कि बी सी जो साइड है ये वेक्टर ए डी के बराबर आएगी। अगर बी सी ए डी के बराबर आ गई तो ये पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो बेटा पहले जो गिवन कंडीशन है उसकी वैल्यूज निकालेंगे।
हम पहले निकालेंगे वेक्टर ए बी। हमें पता है कि ए बी वेक्टर बी माइनस ए के बराबर है, मतलब ओ बी माइनस ओ ए के बराबर है। ओ बी की जगह बी आएगा, ओ ए की जगह ए आ जाएगा। बेटा डी सी की अगर मैं बात करूं तो डी सी वैक्टर सी माइनस डी के बराबर है, जो कि ओ सी माइनस ओ डी कहलाएगा। ओ सी की जगह सी आ गया, ओ डी की जगह डी आ गया। अब यहां पर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन कह रही है कि ए बी वैक्टर को डी सी वैक्टर के बराबर रखना है। बराबर आएगा नहीं, बराबर रखना है आपने। तो b माइनस ए बराबर है c माइनस डी के। यहां से मैं वेक्टर b की वैल्यू निकाल रहा हूं। मैं b को यहां पर छोड़ रहा हूं, जो माइनस का a लिखा हुआ है ये दूसरी तरफ चला जाएगा। तो b वेक्टर बराबर आएगा a वेक्टर प्लस c वेक्टर माइनस d वेक्टर के। ये जो कंडीशन आई है ना बेटा, ये b की जो वैल्यू निकाली है ये गिवन कंडीशन है। इस कंडीशन की मदद से हमें प्रूफ करना है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी, मतलब ये BC और AD वेक्टर दोनों बराबर होंगे। BC और AD वेक्टर हमें निकालना है। बेटा यहां पर मैं AD वेक्टर निकालूंगा। AD वेक्टर बराबर होगा D माइनस ए के, मतलब OD माइनस OA के बराबर होगा। AD वेक्टर आ जाएगा D माइनस ए, ये AD की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम निकालेंगे BC वेक्टर की वैल्यू। BC वेक्टर बराबर है C माइनस B के, OC माइनस OB। बेटा BC वेक्टर आएगा C माइनस B के बराबर। बेटा क्या ये दोनों वेक्टर्स बराबर आ गए? बराबर नहीं आए, बराबर लाने हैं। कैसे बराबर लाने हैं? ये गिवन कंडीशन की मदद से। यहां पर जो गिवन कंडीशन है इससे हमने निकाला है कि B बराबर है A प्लस C माइनस D के। तो मैंने लिखा सिंस B इसके बराबर है तो BC वेक्टर है C माइनस B, मतलब ये जो B वेक्टर लिखा हुआ है इस B वेक्टर की जगह B की वैल्यू हम रखेंगे वेक्टर A प्लस C माइनस D। बेटा ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस A प्लस माइनस माइनस C माइनस माइनस प्लस D आ गया। बेटा C से C कैंसिल हो गया, BC वेक्टर क्या आ गया? D माइनस A आ गया। क्या अब दोनों बराबर आ गए? ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई। सिंस AD इज इक्वल्स टू BC वेक्टर, therefore ABCD is a parallelogram। ये प्रूव हो गया। बेटा मुझे किसी की आवाज़ नहीं सुननी। अब इधर देखें सब, एक बात को मेरी ज़रा समझिएगा। यहाँ पर सवाल में क्या कहा जा रहा है? द लाइन सेगमेंट्स joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other। bisect का मतलब दो बराबर के हिस्सों में तोड़ना होता है।
बाइसेक्ट का मतलब डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सबसे पहली बात हो रही है यहां क्वाड्रिलेटरल की, मतलब एक 4 साइडेड फिगर की बात हो रही है। कोई भी ऐसी फिगर बना लें जिसकी 4 साइड्स हों। हाँ, स्क्वायर बना लो। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक फिगर बना ली मैंने 4 साइडेड। बेटा जब 4 साइडेड फिगर बना रहे हैं, सवाल में यहाँ कोई डेटा गिवन नहीं है, तो आप ए बी सी डी ये पॉइंट सपोज करेंगे और आप यहाँ पर सपोज करेंगे लेट ए बी सी वेक्टर एंड डी आर दी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड डी। ये 4 पॉइंट्स हैं, इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं। ये पोजीशन वेक्टर का मतलब है ओ ए बराबर है स्मॉल ए के, ओ बी बराबर है स्मॉल बी के, ओ सी बराबर है स्मॉल सी के और ओ डी बराबर है स्मॉल डी के। बेटा एक बात और समझानी है सवाल को शुरू करने से पहले। एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। मेरी बात को ज़रा सब गौर से समझें। एक लाइन के 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। मिड पॉइंट कहते हैं ऐसे पॉइंट को जो कि लाइन को 2 बराबर के हिस्सों में ब्रेक कर देता है। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर में ब्रेक कर दिया। बेटा जो इसका मिड पॉइंट है, वेक्टर्स में ये मिड पॉइंट निकलेगा कैसे? मिड पॉइंट बराबर होता है इनिशियल पॉइंट प्लस फाइनल पॉइंट डिवाइडेड बाय 2। ये आपने याद रखना है। बेटा मिड पॉइंट निकालना है, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, तो इसका मिड पॉइंट बराबर होगा ए प्लस बी अपॉन 2 के। अगर आप कह रहे हैं एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट्स हैं बी और सी, तो इसका जो मिड पॉइंट है ये बराबर होगा बी प्लस सी अपॉन 2 के। अगर कोई लाइन है जिसको हम ए डी कह रहे हैं, तो इसका मिड पॉइंट बराबर होगा ए प्लस डी अपॉन 2 के। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपने याद रखना है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। इस सवाल में आपने क्या करना है? सबसे पहला काम आपने करना यह है, सवाल में कहा जा रहा है द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स। आपने मिड पॉइंट्स निकालने हैं तमाम साइड्स के। ए और बी का जो मिड पॉइंट है इसको मैं नाम दे रहा हूं ई का। बी और सी का जो मिड पॉइंट है इसको नाम दे रहा हूं एफ का। डी और सी का जो मिड पॉइंट है इसको जी कह रहा हूं, और ए और बी का जो मिड पॉइंट है इसको एच कह रहा हूं। बेटा ये जो चारों साइड्स हैं इनके मिड पॉइंट्स को ई एफ जी एच कह दिया है, मैंने नाम दे दिया है। और ये बात समझ में? आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। बेटा सबसे पहले मिड पॉइंट्स निकालने हैं। बेटा ई का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ ई निकालना है, ओ ई निकालना है। यहां पर मेंशन करेंगे लेट ई बी द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर ए बी। ई जो है वो वेक्टर ए बी का मिड पॉइंट है, तो ई की वैल्यू क्या होगी?
बेटा E बराबर होगा E, क्योंकि A और B का मिड पॉइंट है तो हम E की वैल्यू को कहेंगे कि A प्लस बी अपॉन 2 है। यहां बात पोजीशन वेक्टर की हो रही है तो हम कहेंगे ओ ए प्लस ओ बी अपॉन 2। बेटा यहां ओ ई वेक्टर बराबर आएगा ओ ए की जगह स्मॉल ए, ओ बी की जगह स्मॉल बी अपॉन 2। बेटा उसके बाद एफ वेक्टर निकालना है, मतलब एफ निकालना है पॉइंट। एफ का पोजीशन वेक्टर चाहिए। लेट एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर बी सी। एफ बी सी का मिड पॉइंट है तो एफ बराबर होगा बी प्लस सी अपॉन 2 के, मतलब ओ एफ बराबर होगा ओ बी प्लस ओ सी अपॉन 2। ओ एफ वेक्टर आ गया, ओ बी की जगह बी, ओ सी की जगह सी अपॉन 2 आ गया। उसके बाद हमें जी का पोजीशन वेक्टर चाहिए। जी बेटा मिड पॉइंट है सी डी का या डी सी का, एक ही बात है। जी बी द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर सी डी। बेटा जी सी डी का मिड पॉइंट है तो जी बराबर होगा सी प्लस डी अपॉन 2 के। तो ओ जी बराबर आ जाएगा सी प्लस डी अपॉन 2। बेटा इसके बाद एच चाहिए। लेट एच बी द मिड पॉइंट ऑफ ए डी वेक्टर। बेटा एच निकालना है तो एच होगा ए प्लस डी अपॉन 2 के। तो हमारे पास ओ एच वेक्टर आ गया ए प्लस डी अपॉन 2। यहां तक कॉपी करी। बेटा इस सवाल में यहां पे कहा जा रहा है द मिड पॉइंट्स, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। कह रहे हैं जो मिड पॉइंट्स निकाले हैं ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाओ, मतलब ये ई और जी को मिला दिया। बेटा ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाना है, मतलब ई और जी को मिला दिया। तो ये जो लाइन मिल रही है कह रहे हैं कि इसका मिड पॉइंट और एच और एफ को मिलाएंगे तो इसका मिड पॉइंट दोनों एक ही जगह पर मौजूद होंगे। ये प्रूफ करना है। तो ई और जी को मिला रहे हैं तो इसका जो मिड पॉइंट आ रहा है इसको मैंने आई का नाम दे दिया है। अब मुझे मिड पॉइंट निकालना है। आई का मिड पॉइंट मतलब आई जो मिड पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो मैंने यहां लिख दिया लेट आई बी द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर ई जी। बेटा ये ई और जी का मिड पॉइंट है तो ये बराबर होगा ई प्लस जी अपॉन 2 के। तो बेटा ये ओ आई बराबर होगा ओ ई प्लस ओ जी अपॉन 2 के। बेटा यहां पर ओ ई और ओ जी वेक्टर रखना पड़ेगा। यहां ओ ई वेक्टर की जगह ओ ई की वैल्यू आएगी जो हम पहले निकाल चुके हैं ए प्लस बी अपॉन 2। ओ जी वेक्टर की जगह इसकी वैल्यू आएगी सी प्लस डी अपॉन 2। तो यहां पर ओ आई वेक्टर आ जाएगा। एलसीएम लिया बेटा, ऊपर 2, दोनों के नीचे 2 लिखा है। ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी,
नीचे जो एक्स्ट्रा 2 लिखा हुआ है उसको डिवाइड में मैं लिख रहा हूँ, ये 2 जो नीचे लिखा हुआ है इसको डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे, ओ आई वेक्टर आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 2। ये 2 जो डिवाइड हो रहा है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। और यहाँ पर i का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4। बेटा कहा यह जा रहा है कि इसका जो मिड पॉइंट आया है, अगर h और f को मिलाएं तो उसका मिड पॉइंट भी सेम आएगा। बेटा जब हम प्रूफ कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता कि सेम आएगा या नहीं आएगा, इसीलिए हम अलग सपोज करते हैं। h और f के मिड पॉइंट को मैं j कह रहा हूं, अलग अलग सपोज करूंगा, सेम आ गया तो प्रूव हो जाएगा। लेट j बी द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर hf। बेटा ये hf का मिड पॉइंट है तो ये h प्लस f अपॉन 2 होगा, तो j वेक्टर बराबर होगा OH प्लस OF अपॉन 2। बेटा यहां पर OH की जगह OH वेक्टर आएगा, OH वेक्टर है A प्लस डी अपॉन 2 के बराबर, प्लस की साइन, OF वेक्टर की जगह आएगा B प्लस सी अपॉन 2 के बराबर। नीचे डिवाइड में 2 लिखा हुआ है। बेटा ये एलसीएम लिया जाएगा, यहां पर A प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 2 आ गया। ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है ये डिवाइड में 2 लिखा हुआ है, तो ये डिवाइडेड बाय 2 को पलट देंगे तो ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। OJ की वैल्यू आ जाएगी A प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4। बेटा ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई। इक्वल आने का मतलब है कि I और J दोनों एक ही जगह पर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये प्रूव हो गया। इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे ना, क्योंकि नीचे डिवाइड में लिखा हुआ है। जब नीचे डिवाइड में लिखा हुआ है 2 अपॉन 1, इसको पलट देंगे तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और नीचे वाला 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 1 है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं, पलट देते हैं 1 अपॉन 2। ये 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा यहां पर सिंस OI is equals to OJ, therefore line segment joining the midpoints of the opposite sides bisect each other। प्रूव हो गया। ये बहुत ही आसान सवाल है। ये भी सब खामोश हो जाइएगा और इधर देख लें बोर्ड की तरफ। सवाल में कहा जा रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है एट
इक्वल डिस्टेंस, और वेक्टर्स के अंदर डिस्टेंस किसे कहते हैं? मैग्नीट्यूड की असल में बात हो रही है। अब बेटा इस सवाल को प्रूव करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा वेक्टर का, और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है √x² + y² + z²। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर में एक शर्त है कि i, j और k होना चाहिए, या खाली i और j होना चाहिए, k बेशक ना हो। अगर वेक्टर में i j होगा तभी हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, वरना मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते। i और j का मतलब है, i कहते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस को, j रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस को। बेटा अपनी बकवास बंद करके मेरी बकवास सुन लें, आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना बहुत ज्यादा। बेटा यहां पर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को उठाकर एक्स वाई एक्सिस के ऊपर रख देंगे, क्योंकि मैंने कहा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई और जे चाहिए। आई और जे का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर ये एक्स एक्सिस बना दिया, ये वाई एक्सिस बना दिया। बेटा एक्स और वाई एक्सिस में ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन कहलाता है, ओ कहलाता है, 0,0। ये जो दो पॉइंट्स हैं, एक को ए का नाम दे रहा हूं, एक को बी का नाम दे रहा हूं। बेटा यहां पर ये जो वेक्टर बन रहा है, ये वेक्टर ओ से ए जा रहा है, मतलब ये वेक्टर ओ ए है। यहां पर अगर आ जाऊं मैं, ये जो वेक्टर बन रहा है ये ओ से बी जा रहा है, ये वेक्टर ओ बी है। हम थ्योरम के जितने भी सवालात करते आ रहे हैं उसमें ओ ए को किसके बराबर सपोज करते हैं? ए के बराबर। ओ बी को किसके बराबर सपोज करते हैं? बी के बराबर। लेकिन ये वेक्टर क्योंकि एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, तो हमें इस ए के साथ आई लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये वेक्टर वाई एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, तो हमें इसके साथ जे लगाना पड़ेगा। तो ये जो सवाल है इसमें हमें ये सपोजिशन करनी पड़ेगी। अब बेटा यहां पर मेंशन करेंगे लेट ओ ए इज इक्वल्स टू ए आई एंड ओ बी इज इक्वल्स टू बी जे। आई और जे सिर्फ इसलिए लगाए क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है। बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी। बेटा सवाल में अब मांग क्या रहे हैं? सवाल में मांग रहे हैं मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट? हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट मांग रहे हैं। सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट चाहिए। हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को मैं सी का, आप डी कहते हैं, ई कहते हैं, एफ कहते हैं, आपकी मर्जी है। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट चाहिए। तो बेटा ये सी किसका मिड पॉइंट है? ए और बी का। तो सी किसके बराबर होगा? ए प्लस बी अपॉन 2 के। तो हमने यहां पर कहा भाई फॉर ओ सी वेक्टर लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर ए बी। तो बेटा ये जो सी वेक्टर है, ओ सी वेक्टर, ये बराबर होगा ओ ए प्लस ओ बी अपॉन 2 के। क्योंकि जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है ये सिर्फ पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है, इसीलिए ओ लगाते हैं। ओ पोजीशन वेक्टर के अलावा लग ही नहीं सकता ये फॉर्मूला। ओ ए जो है आपके पास, ओ ए की जगह आएगा वेक्टर ए आई, ओ बी की जगह आएगा वेक्टर
बेटा सवेरा, बेटा यहां पर मैं एलसीएम ब्रेक कर दूंगा, ए के नीचे 2 अलग आ जाएगा, बी के नीचे 2 अलग आ जाएगा। बेटा सवाल में कहा जा रहा है द मिड पॉइंट्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब तीनों कोनों से ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब ओ से, बेटा ओ से सी तक का डिस्टेंस, मतलब ओ से सी का मैग्नीट्यूड, इसी तरीके से ए से सी का मैग्नीट्यूड, इसी तरीके से बी से सी का मैग्नीट्यूड, ये सारे मैग्नीट्यूड इक्वल आएंगे। ये बात प्रूफ करनी है इस सवाल में। बेटा हमें ओ से सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ओ सी वेक्टर तो आ चुका है हमारे पास, ओ मतलब सी का पोजीशन वेक्टर, तो सी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ गया ऊपर। हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी, ओ सी का मैग्नीट्यूड आएगा √x² + y²। बेटा x यहां पर i का कोफिशिएंट है a/2, y यहां पर j का कोफिशिएंट है b/2, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे √a/2 का स्क्वायर + b/2 का स्क्वायर। बेटा यहां पर ओ सी का मैग्नीट्यूड a² / 4 + b² / 4 आएगा। दोनों के नीचे 4 लिखा हुआ है, एलसीएम भी 4 आएगा। यहां पे ओ सी का मैग्नीट्यूड आएगा, बेटा ऊपर वाली वैल्यू पे रूट अलग आ जाएगा, नीचे 4 का √2 आता है, तो हमने ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। बेटा क्या चल रहा है भाई, पार्टी चल रही है? बेटा यहां पर अभी खत्म नहीं हुआ सवाल। अब हमें सवाल में ये कहा गया है कि जो तीनों कॉर्नर्स हैं इनसे ये सी पॉइंट बराबर डिस्टेंस पर है, मतलब ए से सी का फासला, मतलब बी से सी का फासला और ओ से सी का फासला, ये सब बराबर है, ये प्रूफ करना है। अब बेटा हमें ए से सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। बेटा ए से सी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें ए सी वेक्टर निकालना होगा, क्योंकि हमारे पास ए सी वेक्टर मौजूद नहीं है। ए सी वेक्टर निकालने के लिए सी माइनस ए कैलकुलेट करना होगा। ओ सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, a/2i + b/2j, ओ ए की जगह ए आई आ जाएगा। ए सी वेक्टर आएगा a/2i - ai + b/2j। बेटा यहां पर आई वाली दोनों वैल्यूज का एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम इन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट आएगा 2 1 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी ऊपर। ए सी वेक्टर आएगा -ai/2 + b/2j। बेटा ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सेम लगेगा। x आपके पास -a/2 है, y आपके पास b/2 है,
इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे माइनस का a अपॉन 2 का स्क्वायर b अपॉन 2 का स्क्वायर। तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड बराबर आएगा a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 के। ए सी का मैग्नीट्यूड आ गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम लेंगे तो बेटा ऊपर वाली वैल्यू का रूट में रहेगी वैल्यू, नीचे आ जाएगा 2। बेटा क्योंकि ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट मिड पॉइंट है इन दोनों का। हमें ये बात पता है, हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले से ही निकाला है कि C इसका मिड पॉइंट है। अगर C इसका मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का मतलब है यहां जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहां भी होगा, सेम होगा। तो ये डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, सिंस C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore AC इज इक्वल टू वेक्टर BC और ये बराबर आए OC वेक्टर के। तीनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे क्योंकि C जो है वो इसका मिड पॉइंट है, इसीलिए हम BC के मैग्नीट्यूड को नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि मिड पॉइंट की वजह से दोनों सेम ही होंगे। तो ये प्रूव हो जाएगा।